चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इजराइल ने उत्तरी गाजा में विस्थापितों को बनाया निशाना, हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 19 लोगों की मौत। दोस्तों, उत्तरी गाजा पट्टी के बेत लाहिया कस्बे में इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस मकान में विस्थापित लोगों ने शरण ली हुई थी जो इजरायली हमलों से बचने के लिए वहां छिपे थे। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि यह हमला मंगलवार रात को किया गया और उसके बाद बुधवार सुबह कमाल अदवान अस्पताल में पीड़ितों को लाया गया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मृतकों के अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डॉक्टरों ने घायल की हालत को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। संभल में मंदिर मस्जिद से हटेगा लाउड स्पीकर, पुलिस की धर्म गुरुओं के साथ बैठक में फैसला। दोस्तों, संभल जिले में पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें धार्मिक स्थलों के बाहर लगे लाउड स्पीकर शोर समझ से हटाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार रखने का निर्णय लिया गया। सभी ने सहमति जताई कि बाहर लगे लाउड स्पीकर हटाकर धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर रखे जाएंगे। असम सरकार का बड़ा फैसला, एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक पंजी से जोड़ने के प्रयास के तहत असम सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि यदि आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी में आवेदन नहीं किया तो विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ एलन मस्क ने रचा इतिहास, $400 अरब की हुई संपत्ति। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने अपने नाम एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हाल ही में इनसाइडर शेयर बिक्री के साथ साथ अमेरिकी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद $400 अरब की संपत्ति तक पहुँचने वाले इतिहास के पहले ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी कंपनी स्पेस एक्स के इनसाइडर शेयर बिक्री ने उनकी कुल संपत्ति में लगभग $50 बिलियन की वृद्धि की है। इससे उनकी कुल संपत्ति $439.2 अरब हो गई है। जयपुर में सीएम भजनलाल के काफिले के दौरान हादसा, 7 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले से बुधवार को एक कार टकरा गई। यह कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। इस हादसे में 7 पुलिसकर्मियों समेत कुल 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा जयपुर के जगतपुरा स्थित एनआरआई सर्किल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक रॉन्ग साइड से आ रही कार काफिले से टकरा गई। पतियों और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए हो रहा महिला कानून का गलत इस्तेमाल, इंजीनियर सुसाइड केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। दोस्तों, कर्नाटक के बंगलुरु में कथित तौर पर इंजीनियर की आत्महत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले को लेकर हर कोई इंजीनियर की मौत को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए पतियों और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। बताते चले दोस्तों कि बंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में गंभीर आरोपों की जांच की मांग की है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ भी नोट के आधार पर उक्त जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वकील ने लिखा कि अतुल सुभाष को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। गौरतलब है कि बंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने वैवाहिक जीवन में लंबे समय से तनाव, उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों तथा उसकी पत्नी, उसके ससुराल वालों और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा प्रताड़ित किए जाने का विस्तृत विवरण दिया। बातचीत के दौरान सुभाष के भाई विकास ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले।
सलवार कमीज पहनने पर महिला को 5,000 जुर्माना, फिर समाज से बहिष्कृत। दोस्तों, असम के दरांग जिले में एक महिला को सलवार कमीज पहनने की वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। महिला पर पहले 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, फिर उसे समाज से बाहर कर दिया गया। यह घटना हाल ही में सिपाझार क्षेत्र के गोगाजानी कुंवरी गाँव में हुई है। जिला आयुक्त कार्यालय के अनुसार महिला ने जो सलवार कमीज पहनी थी उसे कुछ स्थानीय समाज के लोग अनुशासनहीन मानते थे। पर आरोप था कि उसने सलवार कमीज पहनकर पारंपरिक पहनावे को तवज्जो नहीं दी। इस मामले ने पूरे इलाके में विवाद और चर्चा पैदा कर दी है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। इस पर गांव के पंचायत ने महिला पर जुर्माना लगाया और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। पंचायत ने यह फैसला लिया कि महिला ने सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया है। प्लेटलेट्स चढ़ने से कारोबारी की मौत। अखिलेश यादव बोले, विकास तो हुआ नहीं, विनाश जरूर हो गया। दोस्तों, प्रयागराज में महीने भर पहले प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद जौनपुर के कारोबारी की मौत से जुड़ा मामला सामने आया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रयागराज में सीएमओ डॉक्टर अंशु पांडे ने जांच के आदेश दिए। वहीं इस मामले में मौत का शिकार हुए कारोबारी के परिवार वालों द्वारा महीने भर बाद शिकायत किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार वालों ने नकली प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने से मौत का आरोप लगाया। मामले के मुताबिक जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर इलाके में रहने वाले वैभव कुमार गुप्ता खान की दुकान चलाते थे। सवा महीने पहले 5 नवंबर को डेंगू होने पर परिवार वालों ने वैभव गुप्ता को प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्लेटलेट्स का चौथा यूनिट चढ़ाते मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। हालत गंभीर होने पर प्राइवेट अस्पताल ने मरीज को लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। 7 नवंबर को मरीज वैभव कुमार गुप्ता को लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 8 नवंबर को इलाज के दौरान वैभव गुप्ता की मौत हो गई। वैभव गुप्ता के परिवार वालों ने कुछ दिनों बाद प्लेटलेट्स सप्लाई करने वाले काल्विन हॉस्पिटल में संपर्क किया तो पता चला कि रेफर उनके यहाँ का नहीं है। इस पर परिवार वालों ने अब प्रयागराज के सीएमओ ऑफिस से लेकर पुलिस तक में शिकायत की है। परिवार ने प्लेटलेट्स सप्लाई करने वाले अस्पताल के कर्मचारी पंकज यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शेख हसीना ने कहा, मोहम्मद यूनुस ही छात्र आंदोलन के मास्टरमाइंड, उनकी वजह से जल रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाया कि उन्होंने छात्र आंदोलन की साजिश रची, जिसके कारण उनका सत्ता से हटना हुआ। हसीना ने दावा किया कि यह विरोध प्रदर्शन सुनियोजित तरीके से उनकी सरकार को गिराने के लिए किया गया था। यूके आवामी लीग की एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा, मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा कि 7 जुलाई 2024 को शुरू हुआ यह आंदोलन छात्रों द्वारा स्वतः शुरू किया गया आंदोलन नहीं था। यह मेरी सरकार को गिराने के लिए सुनियोजित साजिश थी। सभी मांगे पूरी होने के बावजूद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहे। यह एक सोची समझी साजिश। हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल गांधी रेप पीड़िता के परिजनों से करेंगे मुलाकात। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 12 दिसंबर को हाथरस दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। यहां वे रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि पहले संभल और अब हाथरस यात्रा के जरिए राहुल गांधी यूपी को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। राहुल गांधी की हाथरस यात्रा को लेकर कानून व्यवस्था कड़ी की गई है। हाथरस के बोलगुड़ी गांव में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। एआई के इस्तेमाल को लेकर कानून लाएगी मोदी सरकार, अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिया बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद में अहम बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अगर सदन और समाज की सहमति हो तो एआई के उपयोग पर कानून लाने को सरकार तैयार है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कांग्रेस सांसद अदूर प्रसाद के सवाल पर जवाब दे रहे थे। कांग्रेस सांसद ने पूछा था कि क्या एआई के उपयोग को लेकर सरकार की कानून बनाने की कोई योजना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई पर सरकार नया कानून लाने के लिए विचार के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आम सहमति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में विश्वास करती है। ये चीजें कांग्रेस शासनकाल में नहीं थीं। केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, आज दुनिया भर के समाजों के सामने फर्जी कहानियां एक बड़ी चुनौती हैं। समाज में जवाबदेही होनी चाहिए। हमें कानूनी ढांचे में बदलाव लाना होगा और उसके लिए आम सहमति जरूरी है। केंद्र सरकार ने संसद में माना कि मैसेजिंग ऐप सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द है। ऑनलाइन कट्टरपंथी तत्वों से निपटने में टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब जैसे ऐप बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनआईए ऑनलाइन